चैप्टर द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। 19th सेंचुरी में मॉडर्न इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट शुरू हुआ, जिसमें कोयल, कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज ने मेजर रोल प्ले किया। इससे इंडियन वर्किंग क्लास का इमर्जेंस हुआ, जो पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस कर रही थी। इंडियन वर्किंग क्लास का फॉर्मेशन उस टाइम हुआ जब इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें एक्सप्लॉयटेशन का सामना भी करना पड़ रहा था, जैसे लो वेजेज, लॉन्ग वर्किंग आवर, हैजार्डस वर्किंग कंडीशन, चाइल्ड लेबर और इनएडिक्वेट एमिनिटीज। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोइटेशन को देखते हैं। वर्किंग क्लास को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे यूरोप और वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान वर्कर को फेस करने पड़ते थे। एक्सप्लोइटेशन की वजह से वर्कर को लो वेजेज मिलते थे, हैजार्डस वर्किंग कंडीशन थी और चाइल्ड लेबर भी होता था। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को देखते हैं। कॉलोनियलिज्म ने एक अलग लेयर ऐड की थी, जिससे इंडियन वर्कर को इंपीरियलिस्ट पॉलिटिकल रूल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के सामना करना पड़ रहा था। फॉरेन और नेटिव कैपिटलिस्ट ने वर्कर को एक्सप्लॉइट किया और कॉलोनियल रूल ने वर्कर के लिए कंडीशन और भी टफ कर दी थी। इस मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह था कि ये नेशनल स्ट्रगल से जुड़ा हुआ था, जिसमें इंडियन वर्किंग क्लासेस अपनी फ्रीडम और बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए लड़ रही थी। एफर्ट्स एंड एटीट्यूड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेट्स को देखते हैं। मॉडरेट्स को इनिशियली लेबर कंसर्न के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मॉडरेट्स ने इंडियन ऑन और ब्रिटिश ऑन फैक्ट्रीज के बीच में डिफ्रेंशिएट किया। उन्होंने सोचा कि इंडियन इंडस्ट्रीज को लेबर लॉस के बिना भी कॉम्पिटिटिव एज मिल सकती है। मॉडरेट ने क्लास बेस्ड डिवीजन को अपोज किया और उन्होंने फैक्ट्री एक्ट 1881 और 1891 को सपोर्ट नहीं किया, जो लेबर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। अर्ली अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन वेर वेरी स्पोरेडिक, आइसोलेटेड और मोस्टली फिलेंथ्रोपिक। अर्ली इनिशिएटिव टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन को देखते हैं। शशिपड़ा बनर्जी ने वर्किंग मेंस क्लब स्टार्ट किया और एक न्यूज़पेपर भारत श्रमजीवी शुरू की, जिसका मेन गोल वर्कर की कंडीशन को इम्प्रूव करना था। सोराबजी सपूरजी बंगाली 1878 ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल पास करने की कोशिश की थी, जो वर्कर्स के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन को इंश्योर करे। नारायण मेघाजी लोखंडे 1880 ने दीनबंधु न्यूज़पेपर शुरू किया और बॉम्बे मिल और मिल हैंड एसोसिएशन बनाई, जो मिल वर्कर के राइट्स के लिए फाइट कर रही थी। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक 1899, ये फर्स्ट स्ट्राइक थी जो तिलक केसरी और महाराता न्यूज़पेपर ने सपोर्ट की थी। इस स्ट्राइक ने वर्कर के राइट्स को हाईलाइट किया और उनके इशू को रेज किया। अब बात करते हैं राइज ऑफ द वर्किंग क्लास मूवमेंट ड्यूरिंग दिस स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट 1905 टू 1908 के दौरान वर्कर्स का पॉलिटिकल इंगेजमेंट बढ़ गया था। वर्कर्स अब सिर्फ अपने डेली स्ट्रगल नहीं, बल्कि नेशनल इशू में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। वर्कर्स स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, प्रेम तोष बोस और अपूर्वा कुमार घोष जैसे लीडर ने गवर्नमेंट, प्रेस, रेलवेज और जूट इंडस्ट्री में वर्कर के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किए। चैलेंजेस इन ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन। ट्रेड यूनियन बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। ये लिमिटेड सक्सेस ही पाए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन मूवमेंट्स को सप्रेस करने के लिए काफी एफर्ट किए। अब इवोल्यूशन ऑफ द वर्किंग क्लास मूवमेंट को देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स आफ्टरमेथ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ गई थी। इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ गए थे और प्राइसेस भी बढ़ गए थे, लेकिन वर्कर को इसका
उल्टा इम्पैक्ट देखने को मिला क्योंकि उनके वेजेस बहुत कम थे। डिसकॉन्टेंट यानी कि नफरत बढ़ गई थी वर्कर में, जो इवेंचुअली ब्रॉड बेस्ड नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन गई। इस मूवमेंट में गांधी का लीडरशिप इम्पोर्टेंट था, जो वर्कर और पीजेंट्स को मोबिलाइज कर रहा था। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल मूवमेंट। सोवियत यूनियन में सोशलिस्ट रिपब्लिक की इस्टेब्लिशमेंट ने वर्किंग क्लास मूवमेंट को एक नई डायरेक्शन दी थी। कॉमिंटर्न यानी कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन भी वर्कर्स के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया था, जहां उनके राइट्स को प्रमोट किया जा रहा था। अब बात करते हैं बर्थ ऑफ AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फाउंडेशन 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। इसका मेन पर्पस था वर्कर को ऑर्गेनाइज करना, जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था और वर्कर के बीच ग्रोविंग डिसकॉन्टेंट यानी कि नफरत थी। लाला लाजपत राय, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्हें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्होंने कैपिटलिज्म और इंपीरियलिज्म के बीच का लिंक समझाया और कहा था, इंपीरियलिज्म एंड मिलिटेरिज्म आर द ट्विन चिल्ड्रन ऑफ कैपिटलिज्म। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि वो समझते थे कि कैपिटलिज्म और ब्रिटिश रूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दीवान चमन लाल को पहला जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस लीडर। CR दास ने कांग्रेस को वर्कर्स और पीजेंट्स के इशू में इन्वॉल्व करने की बात की थी। उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फॉर्मेशन को सपोर्ट किया और गया कांग्रेस सेशन 1922 में उसकी फॉर्मेशन को वेलकम किया गया था। CR दास ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के थर्ड और फोर्थ सेशन को भी प्रिसाइड किया था। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयू, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, VV गिरी और सरोजिनी नायडू जैसे प्रोमिनेंट लीडर ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ क्लोज टाई बनाए रखे थे। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को देखते हैं। शुरुआत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ब्रिटिश लेबर पार्टी के सोशल डेमोक्रेटिक आइडिया का इन्फ्लुएंस था, जो वर्कर के राइट्स और वेलफेयर को प्रमोट करते थे। बाद में गांधीयन फिलोसफी का इन्फ्लुएंस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर ज्यादा हुआ। नॉन वायलेंस, ट्रस्टीशिप और क्लास कोलैबोरेशन जैसे गांधीयन प्रिंसिपल ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की वर्किंग को शेप दिया। अब द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को देखते हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के थ्रू ट्रेड यूनियन को लीगल रिकॉग्निशन दिया गया। ये एक्ट वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता था और उन्हें अपनी एसोसिएशन बनाने की लीगल परमिशन देता था। इस एक्ट के थ्रू ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया गया और रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशन सेट की गई थी। इम्यूनिटी दी गई थी, मतलब ट्रेड यूनियंस को सिविल और क्रिमिनल लिएबिलिटी से बचाया गया था, जबकि वो अपने लेजिटिमेट एक्टिविटीज करते थे, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी। कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस एंड लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शंस। लेट 1920s में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंडियन वर्किंग क्लास मूवमेंट को कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस मिलना शुरू हो गया था। इससे मूवमेंट में मिलिटेंट और रिवोल्यूशनरी टोन आई थी। गिरनी कामगार यूनियन ने 1928 में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में 6 महीने तक स्ट्राइक की थी। ये स्ट्राइक काफी सिग्निफिकेंट थी क्योंकि ये वर्कर की मिलिटेंसी और ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता था। कम्युनिस्ट लीडर जैसे सोहन सिंह जोशी, PC जोशी, मुजाफर अहमद, ऐसे डेंग ने इस मूवमेंट को लीड किया। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस को देखते हैं। कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस और वर्कर्स की ग्रोविंग पावर से ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसर्न थी। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 और पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929 जैसे लेजिस्लेटिव मेजर्स इंप्लीमेंट किए, जिससे वर्कर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ने
वर्कर्स के स्ट्राइक और प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नमेंट ने पब्लिक गैदरिंग और एक्टिविटीज को लिमिट किया था। अब बात करते हैं द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 एक इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन था जो वर्कर्स के स्ट्राइक और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इसका मेन गोल था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सके। आइए इसके की प्रोविजंस को देखते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड कंसल्टेशन बोर्ड। इस एक्ट के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और कंसल्टेशन बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट कंपलसरी कर दिया गया था। इनका काम था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करना और दोनों पार्टीज के बीच कंसल्टेशन करना। प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसे रेलवे, पोस्ट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी में स्ट्राइक को प्रोहिबिट यानी कि मना कर दिया गया था। अगर कोई वर्कर स्ट्राइक करना चाहता था तो उसे 1 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ता था। बैनिंग ऑफ कोर्सिव और पॉलिटिकल स्ट्राइक। कोर्सिव स्ट्राइक जिसमें फोर्स या प्रेशर यूज होता था और प्योरली पॉलिटिकल स्ट्राइक को बैन कर दिया गया था। इसमें सिंपैथेटिक स्ट्राइक भी शामिल थी जिसमें एक इंडस्ट्री के वर्कर दूसरे इंडस्ट्री के वर्कर के साथ स्ट्राइक करते थे। मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 को देखते हैं। मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसमें 31 लेबर लीडर को मार्च 1929 में अरेस्ट किया गया। ये केस दुनिया भर में फेमस हुआ और वर्कर्स मूवमेंट को काफी इन्फ्लुएंस किया। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांग, जोगलेकर, फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडली, शौकत उस्मानी जैसे प्रोमिनेंट लीडर को इस केस में कॉन्विक्ट किया गया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ये ट्रायल वर्कर के लिए एक सेटबैक था क्योंकि इससे वर्कर मूवमेंट को वीक कर दिया गया, लेकिन ये केस वर्ल्ड वाइड अटेंशन भी लेकर आया जिससे वर्कर के इश्यूज को ग्लोबल लेवल पर हाईलाइट किया गया। पोस्ट 1931 इन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को देखते हैं। एनएम जोशीस ब्रेकवे। एनएम जोशीस ने 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ब्रेक लिया और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाई। यह सिस्टम उन्होंने अपने वर्कर्स के इशू को ज्यादा इफेक्टिव एड्रेस करने के लिए किया। कम्युनिस्ट रिज्वाइन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1935। 1935 में कम्युनिस्ट ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फिर से ज्वाइन किया। अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में कम्युनिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। सपोर्ट्स फॉर कांग्रेस इन 1937 इलेक्शन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने 1937 इलेक्शन में कांग्रेस कंडीशन को सपोर्ट किया क्योंकि कांग्रेस वर्कर के डिमांड को समझ रही थी और उनके लिए फेवरेबल लेबर लेजिस्लेशन पास कर रही थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वार एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस को देखते हैं। इंडियंस इनिशियल अपोजिशन टू दी वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के शुरू होने पर वर्कर ने पहला वार के खिलाफ अपोजिशन दिखाई, लेकिन जब रसिया ने वार में इन्वॉल्व होना शुरू किया तो कम्युनिस्ट का स्टांस चेंज हो गया और उन्होंने वार को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट स्टांस ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट। कम्युनिस्ट ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने इंडस्ट्रियल पीस की पॉलिसी को एडवोकेट किया जिसमें उनका मानना था कि वर्कर को अपनी डिमांड को पीसफुली तरीके से सॉल्व करना चाहिए, न कि वायलेंट प्रोटेस्ट के थ्रू। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन पोस्ट वार मूवमेंट। पोस्ट वार पीरियड में वर्कर्स ने नेशनल अपसर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। 1945 में मुंबई और कलकत्ता के डॉक वर्कर ने शिप को लोड करने से मना कर दिया जो इंडोनेशिया के ट्रूप्स को सप्लाई भेज रहे थे। नेवल रेटिंग स्ट्राइक 1946 को देखते हैं। वर्कर्स ने नेवल रेटिंग के स्ट्राइक को सपोर्ट किया जो कि ब्रिटिश नेवी के सोल्जर ने किया था। यह स्ट्राइक ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट था।